Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of complex analysis. Now we are going to discuss about the upper bound for the contour integral. Here we consider w of t is a piecewise continuous function, and this w is basically a complex value function and defined on an interval. Here we consider interval from a to b, and this complex valued function is defined on this interval a to b. We consider here a closed interval from a to b, and this t parameter belongs to this closed interval a and b. अब यहाँ पर इसकी अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो अपर बाउंड इसकी जो है वो कुछ इस तरह से मॉडुलस की जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे कि अगर हम इस डब्ल्यू ये जो हमने कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया है इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें और लिमिट्स लें इंटीग्रेशन की ए से बी पे, और फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन का जो हमारे पास वैल्यू आ जाए उसका हम मॉडुलस फाइंड करें, तो वो वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू होगी। मतलब एक उसकी अपर बाउंड बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि एक हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जिससे इस इंटीग्रल की जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, लेस आ रही है। ठीक है, तो इसके अपर का मतलब होता है कि उसको मैक्सिमम वाली साइड से उसको बाउंड कर रही है ये चीज़। तो वो ये चीज़ फिर हमारी जो है वो किससे लेस आएगी कि अगर हम इसका पहले मॉडुलस ले लें फंक्शन का, ये जो हमने कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन लिया, पहले इसका मॉडुलस फाइंड कर लें और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रल करें, तो ये इसकी जो है वो एज अ अपर बाउंड एक्ट करेगी कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी इसकी निस्बत के अगर हम पहले इंटीग्रल लें और बाद में मॉडुलस अप्लाई करें। ठीक है, तो पहले अगर मॉडुलस अप्लाई कर लेंगे बाद में इंटीग्रल लेंगे तो ये वैल्यू हमें ग्रेटर वैल्यू आएगी। अब इसको हम देख लेते हैं कि एक एम एल इनइक्वालिटी है, इसको हमने देखना है कि ये एम एल इनइक्वालिटी हमें क्या वैल्यू देती है। यहाँ पर सी जो है वो हमने एक कर्व कंसीडर की है जो कि हमारे पास z इज इक्वल टू जेड ऑफ टी, यहाँ पर t एज अ पैरामीटर यूज़ हो रहा है। ये कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है z वाला, और t की वेरिएशंस हमने a से b तक ले ली हैं। अब ये जो एम एल इनइक्वालिटी है ये बेसिकली हमें क्या बता रही है कि अगर हम इस फंक्शन की ये जो हमने फंक्शन लिया है एफ ऑफ जी वाला, इसको हमने क्या कह रहे हैं कि अगर कंटूर सी ये जो हमने कर्व ली है इस पर इसकी इंटीग्रेशन करें और फिर उसके बाद इसका मॉडुलस फाइंड करें, तो ये वैल्यू इसके मॉडुलस की जो है वो लेस देन आएगी एम एल के। अब एम यहाँ पर क्या है, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। एम यहाँ पर जो है वो अपर बाउंड है एफ ऑफ जी वाले फंक्शन की, कि एफ ऑफ जी का जो हमारे पास आ रहा है मॉडुलस उसकी जो अपर बाउंड है उसको हमने एम कहा है, और एल हमने क्या कहा है, एल हमने कहा है लेंथ ऑफ द कर्व सी। ये जो हमने कंटूर एज अ कंटूर ये कर्व ली हुई है जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन करनी है, उसकी जो लेंथ है उसको हमने एल का है। ठीक है, एम का जो रिलेशनशिप है वो फंक्शन के साथ है, ये जो एफ ऑफ जी वाला फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं एम का रिलेशनशिप उसके साथ है, और ये जो एल है इसका रिलेशनशिप इस कंटूर सी के साथ है जिसके अलोंग इंटीग्रेशन होनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इनइक्वालिटी। इसका अब हम प्रूफ देख लेते हैं कि इसका हम प्रूफ जो है वो किस तरह से करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने वो कर्व कंसीडर की जो हमें चीज़ें गिवन है, हम उनको देख रहे हैं कि ये हमें एक तो कर्व गिवन है। ठीक है, ये सी वाली, इसमें टी की लिमिट्स क्या है वो हमने देख ली कि टी इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है ए और बी वाले से। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या कहा कि हम यहाँ पर एक फंक्शन ये वाला जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया है, वो फंक्शन जिसकी मॉडुलस हमें फाइंड करना था बेसिकली इस इनइक्वालिटी की। ये जो लेफ़्ट साइड है वो हमने यहाँ पर जो है वो लिख ली है। अब ये z जो है वो किस पैरामीटर का फंक्शन था, z जो है वो t का फंक्शन है, तो इट मीन्स हम z की प्लेस पे जो है वो z ऑफ t जो है वो पुट कर देंगे। अब उसके बाद डिफरेंशियल अप्लाई करना है हमने दोनों साइड्स पे, तो ये हमारे पास d ऑफ z आ जाएगा। यहाँ पर z ऑफ t का डेरिवेटिव z डैश ऑफ t आ जाएगा, और t डी टी हमारे पास साथ आ जाएगा। अब जब हम इस z की प्लेस पे जी टी रिप्लेस करेंगे तो डी जी की प्लेस पे भी हम ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या कर देंगे, ये भी रिप्लेस कर देंगे। अब एक तो हमने ये रिप्लेस कर लिया जी टी, और ये हमारे पास डी जी की जगह पे जी डैश ऑफ टी और डी टी ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम जो है वो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने अपर बाउंड का डिस्कस किया कि अगर हमारे पास मॉडुलस हो और इस पे हम इंटीग्रल ले रहे हों,
और पहले हम यहाँ पर बेसिकली क्या ले रहे हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रल ले रहे हैं, उसके बाद मॉडुलस ले रहे हैं। तो ये वैल्यू जो है ये लेस और इक्वल टू आएगी किस वैल्यू के, कि पहले अगर हम फंक्शन का मॉडुलस फाइंड करें उसके बाद उसका इंटीग्रल फाइंड करें। तो यही रिजल्ट जो है वो अब हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं कि ये इससे बड़ी वैल्यू ये वाली हम लेने जा रहे हैं, कि जिसमें हमने अंदर जो है वो फंक्शन का ये पूरा हमारे पास ऐसा फंक्शन अब ट्रीट हो रहा है, तो इसका हमने मॉडुलस ले लिया और हमने इंटीग्रल को जो है वो बाहर लिख दिया। तो ये साइड हमारी क्या होगी है, ग्रेटर होगी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने बेसिकली ये किया कि मॉडुलस की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो जो हैं वो कम्प्लेक्स फंक्शंस है, तो उनका अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो ये z1 और z2 कर लेते हैं। तो इन पे हम जो है वो मॉडुलस दोनों के प्रोडक्ट पे जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शंस थे, इनके प्रोडक्ट का होल मॉडुलस आ रहा था, तो हमने दोनों पे क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का आपने देखना है कि ये साइड जो है वो इस साइड ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करती है कि अगर प्रोडक्ट का मॉडुलस सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन की निस्बत ये जो हमने नेक्स्ट वाली टर्म लिखी थी ये ग्रेटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसीलिए इक्वल लिखा क्योंकि ये इस वाली हमारी इक्वेशन के इक्वल है। लेकिन अगर हम साथ ही ये जो है वो हमारी जो लेफ़्ट साइड थी वो अगर साथ ही लिख रहे होते तो फिर यहाँ पर इनइक्वालिटी ही बेसिकली अपीयर होनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने मॉडुलस लिया है एफ जी ऑफ टी का, तो इसकी वैल्यू हमारे पास लेस और इक्वल टू है एम के, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन है, हमें गिवन था कि ये जो एफ ऑफ जी वाला है इसका रिलेशनशिप एम के साथ है, एम इसकी अपर बाउंड है। तो ये चीज़ अब हमने यहाँ पर जो है वो यूज़ कर ली कि एफ जेड ऑफ टी का जो मॉडुलस है वो हमारा किससे लेस आ गया, एम से। अब अगला हमें क्या पता था कि जो एल थी वो जो हमने कर्व ली थी जी ऑफ टी, हमने क्या कहा था कि उस जी ऑफ टी वाली कर्व की जो है ये क्या है, एल लेंथ है। अब लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, टी की वेरिएशन क्योंकि हमें गिवन थी इस क्लोज इंटरवल में से ए से बी तक, ये क्लोज इंटरवल था, इसके अंदर हमें टी की वेरिएशन गिवन थी और हमें इस जी ऑफ टी की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्योंकि सबसे ग्रेटर वैल्यू इसमें बी है, और फिर जी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम फंक्शन जी वाले फंक्शन की वैल्यू जो है वो बी पे हो सकती है और इनिशियल पॉइंट हमारे पास ए वाला है। तो टर्मिनल से इनिशियल पॉइंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ एल आ जाएगी। ठीक है, तो एल भी हमें पता चल गया किसके इक्वल है, एल हमारा इसके इक्वल है, जी डैश ऑफ टी के जो इंटीग्रेशन हम ले रहे थे ये चीज़ हमारे पास इसकी लेंथ दे रही है हमें। ठीक है, और दूसरा हमें जो है वो क्या दे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई नहीं कि ये जो z डैश ऑफ टी है इसकी हम इंटीग्रेशन करें, यहाँ से z बेसिकली आया कैसे है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो z डैश ऑफ टी इसका ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इस फंक्शन का, फंक्शन नहीं हमें पता ये कोई भी कर्व है तो ये इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो z ऑफ टी आ जाएगा ना, और डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जी ऑफ टी आ जाएगा। अब इस पे जो है ये ए और वो इंटीग्रेशन तो हमने कर ली, अब ये हमारे पास लिमिट्स जो थी ये दोनों रह गई थी ए से बी तक। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो पहले अपर लिमिट पुट कर दें जी ऑफ बी आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट कर दें जी ऑफ ए आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह लेंथ एल के इक्वल आता है, एल को क्योंकि हमने लेंथ कहा हुआ है तो इसका डिफरेंस जो है वो एल के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमें जो है ये इनइक्वालिटी मिल गई है कि ये एम एल इनइक्वालिटी इसको हम कहते हैं, कि इस हमारे पास एक्सप्रेशन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, लेस और इक्वल टू आ रही है इस एम एल के। तो ये हमने जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो इसको जो है वो प्रूफ कर लिया है कि इसकी ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी बन रही है। अब नेक्स्ट इसकी कुछ जो है मज़ीद कॉन्सिक्वेंस हैं उनको हम देख लेते हैं। अब के यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है। किसी की भी अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले तो हमें उस फंक्शन की डोमेन का पता होना चाहिए। से ये फंक्शन है, इसकी अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो इसकी डोमेन का पता होना चाहिए ना कि हमारे पास डोमेन क्या है, तो फिर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वाली वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।
अब एम एल इनइक्वालिटी जो है हमारे पास, ये बेसिकली हमें बता क्या रही है, ये हमें ये बता रही है कि मोड अगर हम लेंगे टोटल डेफिनेट इंटीग्रल का, ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल था, फिर इसका हमने मोड लिया, तो ये बेसिकली किसके हमारे पास लेस आता है, मोड ऑफ द इंटीग्रल के मोड के लेस आता है। ये चीज़ हमने जो है वो जैसे मैंने पहले आपको बताई, जैसे अपर बाउंड में हमने देखी थी कि अगर हम होल इंटीग्रल लेने के बाद उसका मॉडुलस लें, वो चीज़ हमारे पास किसके लेस आती है कि पहले हम इंटीग्रल का मोड ले लें और फिर उसकी जो है वो इंटीग्रेशन करें, तो मोड ऑफ द इंटीग्रल में तो उससे ये चीज़ जो है वो हमारी क्या आ जाती है, लेस आ जाती है। अब ये एम एल इनइक्वालिटी में हमने जो है वो ये चीज़ शो कर दी कि अगर हमारे पास ये होल का मॉडुलस है तो ये लेस और इक्वल टू किसके आएगा, एम और एल के। और एम को हमने क्या कहा था, एम को हमने जो है वो इस इंटीग्रल के मॉडुलस की जो ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी वाला था, इंटीग्रैंड वाला फंक्शन जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। तो ये एफ ऑफ जी वाला जो फंक्शन है, ये इंटीग्रैंड का अपर बाउंड जो थी वो एम थी, और जो लेंथ थी कर्व की वो हमारे पास जो है वो एल हमने ली। कर्व कौन सी, जिसके लॉन्ग हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो एम वैल्यू ऑफ द इंटीग्रैंड मॉड, तो ये हमारे पास जो है वो दो चीज़ें आ गई। अब इसके लिए हमें अब अगर इसकी एप्लीकेशन इसकी एम एल इनइक्वालिटी की देखना चाहें तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए कि एम की वैल्यू हम फाइंड कर लें, दूसरी एल की वैल्यू आ जाए, तो फाइनली हम उस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है विदाउट एवेल्यूएटिंग द इंटीग्रल। पहले तो हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रल की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे उस कंटूर के अलोंग, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो लेनी सीखी। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बेसिकली ये होगा हमारे पास कि हमने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट नहीं करना, उस मेथड से हमने इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने एम एल इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास 6π/7 से इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो लेस आ रही है। फंक्शन हमें ये गिवन है z+4/z³ - 1, और जो हमारे पास कर्व गिवन है वो हम देख लेते हैं। इज़ द आर्क फ्रॉम आर्क की हमें वेरिएशन बताई है कि वो z=2 से लेकर z=2 अयोटा तक है हमारे पास, और जो सर्कल का लिया हुआ है वो z mod = 2 वाला सर्कल है। अब इस पॉइंट को पहले तो इसकी ये जो ड्रॉ किया है इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमने जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो हमारे पास जो ये सर्कल की वेरिएशन है z=2 से स्टार्ट होकर z=2 अयोटा पे जा रही है, ठीक है। तो z=2 जो है बेसिकली हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस तरह की फॉर्म में होता है, वो x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होता है। यहाँ पर अगर हम देखें इस फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब सेकंड वाले में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। अब y की वैल्यू 2 हमारे पास कहाँ पर होगी, y एक्सिस पे होगी, तो 2 अयोटा हमारे पास ये आ गया, और x की वैल्यू 2 ये हमारे पास x एक्सिस पे आ रही है कि जहाँ पर y 0 होगा तो ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये आर्क हमारे पास 2 से लेकर 2 अयोटा तक है। अब अगला हमारा टारगेट क्या है, हमें z mod = 2, तो मतलब हमें एक सर्कल दिया गया है आज जिसमें z mod = 2, तो अब हमें r की क्योंकि बता दिया गया था, इसका मतलब ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये इसका ये वाला क्वार्टर वाला पोर्शन आ रहा है जो 2 से लेकर 2 अयोटा तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कर्व तो ये स्केच कर ली, जो हमारे पास कर्व गिवन थी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फंक्शन है z+4/z³ - 1। तो इस फंक्शन पे हम जो है वो मॉडुलस अप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पे जब हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो ये हमने मॉडुलस अप्लाई कर लिया। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऊपर एक z1 वाला फंक्शन है, नीचे z2 वाला कम्प्लेक्स फंक्शन है, इन पे होल मॉडुलस है, तो हम दोनों पे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल आंसर देंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। उसके बाद ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये जो है वो हमने कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसका प्रूफ भी कर चुके हैं, तो अब उसको हम जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि अगर हम ऊपर न्यूमिनेटर के लिए देखें तो न्यूमिनेटर के लिए हम जो है वो इतना पोर्शन जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि z1
प्लस Z2, इसका होल का जो मॉडुलस है वो हमारा लेस टू इक्वल टू आता है अगर हम इन पे सेपरेट सेपरेट कर दें। ठीक है, तो जो न्यूमिनेटर है उसको तो हम ग्रेटर कर देंगे, लेकिन होल फ्रैक्शन को हम ग्रेटर करना चाह रहे हैं। तो होल फ्रैक्शन को ग्रेटर करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो जितनी हम लेस करेंगे उतनी ही हमारी होल वाली फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे तो बड़ी वैल्यू हमने और बड़ी वैल्यू लिख ली, और इससे हमें छोटी वैल्यू, डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू चाहिए थी, तो इसके लिए फिर ये वाली हमने जो है वो इनक्वलिटी यूज़ कर ली। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब जी मोड की वैल्यू हमें गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, 2। तो जी मोड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जी मोड की वैल्यू हमने 2 पुट की, 2 + 4 हमारे पास आ गया। डिनोमिनेटर में जी मोड था तो उसका हमने क्या किया, क्यूब ले लिया, तो ये 8 - 1 आ गया, तो 6/7 यहाँ से हमें जो है वो मिल गया। मतलब 6/7 हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेसिकली m की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है। अब हमें जो है वो l की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। l की वैल्यू क्या थी, l बेसिकली लेंथ थी किसकी, वो वाली कर्व की जिसके लॉन्ग हम इंटीग्रेशन ले रहे थे उस कंटूर की। तो यहाँ पर कंटूर जो है वो z मोड = 2 है हमारे पास, और इसकी हमें पता है वेरिएशंस के, ये 2 से 2 अयोटा तक है। ठीक है, तो टोटल सर्कल का हमारे पास जो सर्कमफेरेंस है वो हमें पता है कि 2πr होता है। यहाँ पर r जो है वो रेडियस होता है। तो हम क्योंकि क्वार्टर सर्कल ले रहे हैं, उसका 4th पार्ट ले रहे हैं सर्कल का, यहाँ पर हमने क्वार्टर सर्कल लिया हुआ है ना, ये वाला 2 से लेकर 2 अयोटा तक। तो ये क्योंकि उसका 4th पार्ट हमने लिया हुआ है, क्वार्टर सर्कल लिया हुआ है, तो इसके 4th पार्ट के लिए अब जो हमारे पास l की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो क्या बनेगी। अच्छा जी, 2πr, r जो है हमारे पास क्योंकि z मोड = 2 था, तो फिर इसका मतलब है कि जो r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर 2 है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। टोटल सर्कमफेरेंस हमारे पास 2πr था। टोटल अगर 2πr हो तो हम 4th पार्ट उसका लेने हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, πr/2 आ जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू जो है वो 2 है, r की वैल्यू 2 पुट करते हैं। r की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ओनली पाई बच जाएगा। तो ये हमारे पास l की वैल्यू जो है, जो लेंथ थी उस कर्व की, वो हमारे पास क्या आ गई, पाई आ गई। अब ये लेंथ हमारे पास पाई आ गई है, और हम m की वैल्यू हमारे पास 6/7 आई थी, तो ml को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ml को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 6π/7 आ रही है। तो यहाँ पर फिर हम ml इनइक्वालिटी को यूज़ करने जा रहे हैं। ml इनइक्वालिटी हमारे पास ये थी कि अगर ये फंक्शन है, इस पे ये कंटूर हमने अप्लाई किया है, तो इसका होल का जो मॉडुलस है वो हमारे पास किसके लेस आना था, m और l के। ठीक है, m यहाँ पर हमारे पास अपर बाउंड थी फंक्शन की, इस फंक्शन की अपर बाउंड थी जैसे कि यहाँ से हमने फाइंड की, और l हमारे पास इस कर्व c वाली की लेंथ थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब ये ml की वैल्यू जो है वो 6π/7 आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने लिया था कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, इसकी वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू आएगी किसके, 6π/7 के। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट किए बगैर हमने इसकी जो है वो अपर बाउंड जो है वो फाइंड कर ली कि वो हमारी जो है वो क्या आ रही है, 6π/7 हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं, इनमें भी हमने जो है वो इसी तरह ही करना है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को मज़ीद बता देती हूँ, क्योंकि इसमें पोलर फॉर्म में जो है वो सर्कल आया हुआ है। इसमें फंक्शन जो है वो z = 1/2 है, और जो कर्व है ये पोलर फॉर्म में है, r = e⁻∠θ। ये हमारे पास जो है वो कर्व है, थीटा की वेरिएशन 0 से लेकर पाए तक है। सबसे पहला टारगेट आपका क्या है कि ये जो आपका फंक्शन है इसकी आप मॉडुलस जो है वो फाइंड कर सके कि वो आपका क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रेडियस, हमें यहाँ से ये जो है रेडियस तो आ रहा है हमारा, यहाँ से हम वेरीफाई भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि z क्योंकि हमने ये लिया हुआ है। अब z का मॉडुलस हमें फाइंड करना है, तो e⁻∠θ, अयोटा थीटा है, तो ये हमारे पास कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, e⁻∠θ बेसिकली कोस थीटा प्लस अयोटा टाइम्स साइन थीटा के इक्वल होता है। अब क्योंकि इसका मॉडुलस है e⁻∠θ था, इसका मॉडुलस लेंगे तो कोस का स्केयर आ जाएगा प्लस साइन स्केयर, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 होता है। तो जी मॉडुलस जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, आर के। ठीक है, जी मॉडुलस हमारा आर के इक्वल आ गया, और जो एफ ऑफ जी वाला फंक्शन था वो हमारा क्या था, z⁻1/2 था। अब ये फंक्शन है, फंक्शन की हमने अपर बाउंड फाइंड करनी है, तो जी की प्लेस, जी मॉडुलस की प्लेस में हमारे पास आर आ जाएगा, तो r⁻1/2 हमारे पास m की वैल्यू आ गई, और l की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो l की वैल्यू हमारे पास πr आ गई।
अब ये पाई आर कैसे आई इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ जल्दी से। ये 0 से पाई तक की हमारे पास लिमिट्स थी। 0 से पाई तक हमारे पास लिमिट थी, तो ये हमारे पास बेसिकली सेमी सर्कल बन रहा है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, 0 से पाई तक अगर ये सेमी सर्कल हमारे पास बन रहा है तो हमारे पास, हमें पता है कि जैसे पहले आपको बताया कि 2 पाई आर जो है वो सरकमफेरेंस होता है हमारे पास। अब ये हाफ है, तो हाफ हम सेमी ले रहे हैं, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया पाई आर। आर हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, कैपिटल आर गिवन है रेडियस, तो इसका मतलब है कि एल की वैल्यू फिर पाई कैपिटल आर आ जाएगी। और एम एल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एम एल हमारे पास क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू आर इज टू पावर 1/2 है और एल की वैल्यू पाई आर है, तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर जेड हो जाएंगी। तो 1 + 1/2 इनकी पावर जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ये बन जाएगी 3/2। तो फिर इसकी भी हमने जो है वो अपर बाउंड, इस इंटीग्रल को भी इवैल्यूएट किए बगैर इसकी जो है वो हमने जो है वो अपर बाउंड जो है वो फाइंड कर ली है। अब मज़ीद एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 140 पे, जिसमें इसी तरह ही आपने अपर बाउंड्स फाइंड करनी है, उसको आप लोग सोल्व करें और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं।